दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन उस पर व्यूज उतना नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि 100 भी व्यूज नहीं पार कर पा रहा है। तो आप लोग हमें डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं। कम से कम 100 तो कम से कम 200 जाना चाहिए। तो कोई आकर देखो। अब साफ वीडियो भी आने लगी। बीच में मैं मानता हूँ कि वीडियो नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब आओगे तभी तो हम बनाना शुरू करेंगे। आप लोग आ नहीं रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज मैंने, जैसे मैं यूपीएससी का जो है सिलेबस लेता था, तो उसी प्रकार मैंने आज एक बड़ा ही अच्छा एक तरह करंट अफेयर लिया है और यूपीएससी का सिलेबस लिया है। हालांकि जो है कुछ चीज़ें उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, वो कम से कम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कुछ जाता आपका कुछ नहीं है, हकीकत आपका कुछ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, 1000 हो जाएगा, लाइव आने लगूँगा। सारी प्रोसेस हमारे सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अनसब्सक्राइब करने का आपके मोबाइल में रखा रहता है, उसका कोई मोटिव नहीं होता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो जो बना रहे हैं जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की सारी बातें। इसे हम कहते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब आप SIR पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। GS पेपर थर्ड UPSC IAS से। तो उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या जो इंडिया है वो जो है इंडिया की जो करेंसी है रुपीस, क्या रुपीस वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन जाएगी। तो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि RBI की एक जो है आपकी RBI ने बताया है कि जो हमारी करेंसी है वो लगातार ग्लोबलाइज्ड हो रही है। और देखने पर भी पता चल रहा है, जैसे कि अभी मोदी जी फ्रांस गए थे, वहाँ पर UPI चिपका है फ्रांस वालों कि अब जाओ यहाँ से इंडिया वाले आराम से घूमने निकलो और किसी भी काम हो तो तुरंत स्कैन करो और लगा दो, ऐसे करके स्कैन करके रुपए में पेमेंट कर दो। अब वो वाला कि एक्सचेंज, जैसे हम करेंसी एक्सचेंज करते थे, हमें अमेरिका घूमने जाना होता था, तो अमेरिका का जानते ही हो कि जो डॉलर है वो डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, और क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है और सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 45 तक, तो काफ़ी देश काफ़ी वीक हो गए थे। तो उस समय अमेरिका ने कहा था कि जो है अमेरिका ने ट्विन्स सिस्टर बनाई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो जो है उसने सबसे ज़्यादा क्या पैसा वो हमेशा हर साल सबसे ज़्यादा जमा करता है IMF में। जैसे उसका जो परसेंटेज है लगभग 16.5 है या उससे है, तो उसका दबदबा बना रहता है। तो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है वो किस में होता है, डॉलर में होता है। कोई सामान हमें किसी दूसरे देश से मंगाना है, जैसे पेट्रोल मंगाना है, तो हमें सबसे पहले अगर पेट्रोल मंगाना है जैसे इराक से, या जो आपके ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, उनसे क्या नहीं मंगाना है, पेट्रोल मंगाना है, तो हमें क्या खाड़ी देशों से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डॉलर में चेंज करना होता था। तो डॉलर धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन होता जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए मोदी जी गए, फ्रांस पहुँचे और उन्होंने UPI चिपका दिया। अब UPI चिपका दिया, आप कोई भी जाए आराम से डॉलर ना लेकर जाए। पहले कहीं किसी दूसरे देश जाना होता था, तो हमें पहले RBI से फॉरेक्स रिजर्व से उतना इंडियन करेंसी, उतना रुपये देकर फिर हमें कहाँ के लिए अमेरिका जाना है, तो वहाँ हमें डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वो डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा। इन चीज़ों को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी जो BJP या कह सकते हैं जो कुल मिलाकर इंडियन गवर्नमेंट है, वो डी-डॉलराइजेशन या फिर पूरे वर्ल्ड वाले, जैसे ये उन्होंने काटसा एक्ट लगा दिया रसिया पर। किसने? जो अमेरिका था। अमेरिका ने काटसा एक्ट और डॉलर भेजना बंद कर दिया। अब उसके लिए बड़ी परेशानी थी किसी भी देश से ट्रेड कर पाना। अब जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहा था, तो अब करे तो क्या। तो इन लोगों ने, सारे देशों ने कहा कि अमेरिका अगर रूठा है तो रूठा ही रहे, आराम से उसी कोने में बैठा रहे। तो ये जो है हम अपने ही एक्शन निकल लेंगे, आप अप्रूवल करो, क्योंकि उसका रसिया का जो
की करेंसी है वो रूबल है और हमारी इंडिया की करेंसी रुपया है। आप एक काम करो, हमारे यहाँ रुपया देकर जाओ, हम आपके यहाँ रूबल देकर जा रहे हैं, या करेंसी एक्सचेंज कर दे रहे हैं। हमें अपनी करेंसी में क्या करें, ट्रेड करें, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइज तो हो चुका है। कोई चीज़ जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, आप जानते ही हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप ले लो, सेमीकंडक्टर चिप, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें जो चाइना था उसने देना बंद कर दिया था, तो इसलिए गाड़ियाँ काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी खरीदने के लिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में क्या लगता है आजकल की सारी गाड़ियाँ, सारी की सारी गाड़ियाँ आप जानते ही हैं लगभग एआई बेस्ड आ रही हैं। तो उसमें सेमीकंडक्टर चिप और बहुत सारी चीज़ें जो है, इसी के लिए जो चाइना है वो अपने पड़ोसी मुल्क, यानी जो चाइना से अलग हुआ था, क्या बोलते हैं उसका नाम, फिलहाल अभी याद आएगा फिर बताते हैं, उससे उसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो जो है इसी को देखते हुए जो है इंडिया भी अपने पैसे को क्या करता जा रहा है, ग्लोबलाइज करता जा रहा है। और ये हम इंडियन के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हमारी जो करेंसी है वो कम से कम ग्लोबलाइज तो होती जा रही है। सबसे पहले हमारे यहाँ भीम ऐप जब 2016 के में आया, यानी जब यूपीआई आया, तो यूपीआई यानी भीम ऐप जब आया तो उस समय जो है अभी सबसे पहला देश जो जिसने यूपीआई को माना वो था भूटान। तो भूटान ने इस चीज़ों को देखते हुए अब धीरे धीरे कई कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो आपके 10, 11 तिमोर जैसे कि लास्ट कंट्री बना है एशियन का, साउथ ईस्ट एशियन का, उसने भी ये सब भी अपनाते जा रहे हैं हमारी करेंसी। और इधर यूएई, तमाम सारे कंट्रीज हमारी करेंसी को, रुपए को मान रहे हैं कि हाँ हम जो ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। क्योंकि फ्रांस भी आप जानते हैं आईआर जब बढ़ते थे 2021-22 में, तो उसमें बताया जाता था कि फ्रांस की डील जो कैंसिल हुई थी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अमेरिका ने करवाई थी, तो उसके कारण वो खपा था। अब उसने भी कहा कि ठीक है रुपए में हम लेंगे, आप आइए हमारे यहाँ यूपीआई करिए और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एक चीज़ ये जो हो गया कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा है इंडिया वालों का, तो फॉरेक्स रिजर्व आप जानते ही होंगे। तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं सारे ओमान, इधर एक देश ओमान भी मान लिया कि हाँ हम इसमें करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो लेकिन अभी भी डॉलर जो है $1 इक्वल टू 82 पॉइंट समथिंग है। ऐसे पाउंड ले लो 106 पॉइंट समथिंग है, और 97 के आसपास आपका यूरो है। तो अभी ये सब करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे करेंसी स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमारी ट्रेड काफ़ी अच्छी जो है होती है। अमेरिका के साथ हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, जब भी करते हैं सरप्लस जिसे कहते हैं। तो हमारा धीरे धीरे कंट्री जो ट्रेड कर रहा है वो अपनी इंडियन रुपीस में ज़्यादा कन्वर्ट करता जा रहा है। और इसी के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है जो है, इसे हम कहीं ना कहीं एक लीडर के रूप में देख रहे हैं कि उसने ग्लोबलाइज लगातार करता जा रहा है हर एक चीज़ में, चाहे वो ट्रेड ले लो। अभी फ्रांस में देखा लीजन ऑनर अवार्ड मिला, लीजन द ऑनर अवार्ड, जो मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया भी एक ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में आई और उसने बताया कि जो इंडियन रुपीस है वो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी करेंसी बनेगी, और 2030 तक हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी रखने वाले देश बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए जैसा कि हम जानते हैं कि IMF की एक करेंसी है जिसका नाम है SDR। IMF जानते हैं ना, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इस समय उसकी क्या हैं, उसकी अध्यक्ष हैं। और वो कब, ये उसी समय बनाया जा रहा था जब JJI यानी जापान, जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों एक साथ होकर लड़े थे। और उस समय जब ये विजित राष्ट्र जो हुए थे, आपके कौन कौन था, इंग्लैंड था, भारत भी उसका वो था, साथ दे रहा था, और प्लस अमेरिका, रसिया, ये सब। तो उसी समय ये लड़ाई शुरू हुई थी, वर्चस्व की लड़ाई। तो उसमें जो है जो SDR है उसमें आप जानते ही हैं 5 करेंसी शामिल है 2016 में। जो चाइना की युआन यानी
रैमन भी, वो भी उसके बास्केट में शामिल हुई। तो कोई भी ट्रेड करता है तो वो सबसे ज़्यादा इन्हीं SDR में करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉलर में करता है। अगर आपके पास डॉलर है, सारे देश डॉलर में सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि डॉलर को सभी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो उसका परसेंटेज है अमेरिका का सबसे ज़्यादा IMF। तो इसलिए IMF भी कहना किसका मानता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। तो IMF में सबसे ज़्यादा पैसा कौन देने वाला होता है? IMF में अमेरिका लगभग 16.5% पैसा देता है, इसलिए उसका वर्चस्व बना रहता है। और यूरोपियन कंट्रीज ये सारे, और यूरोपियन कंट्री जैसा कि आप जानते हो कि नाटो के सदस्य हैं, तो वे भी अमेरिका का कहना मानते हैं। तो लगभग 44% के आसपास हो जाता है इनका। तो इनका इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए सबने सारे वर्ल्ड के कई देश खफा हैं इससे, जैसे कि ईरान पर काटसा लगा दिया था जो है, तो इससे ईरान भी खफा था। तो काटसा एक्ट, आप काटसा एक्ट जानते ही हैं कि काउंटरिंग जो क्या बोलते हैं उसका, काटसा एक्ट, जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे कुछ देर में। तो काटसा एक्ट ये लगा देता है, तो जिससे उसके ट्रेड क्या होने लगते हैं, रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं। कोई कंट्री अगर अमेरिका ने लगा दिया तो वो कोई कंट्री उसके क्या नहीं होना चाहता, व्यापार बिजनेस नहीं करना चाहता है। हालांकि इंडिया में भी हम ऐसा देख चुके हैं कि इंडिया ने भी बंद कर दिया था, कुछ कम कर दिया था, काफ़ी कम। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है कि ये कब तक काटसा एक्ट लगाते रहेंगे। इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है और फ्रांस ने भी UPI अपना लिया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं अच्छी है। और अगर आपको SDR में जो 5 करेंसी है उसमें शामिल होना है, तो आपको 5 इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ट्रेड करना होगा। अगर आप 5 इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो जो है आपकी SDR में यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल होगी उस करेंसी में। तो इन चीज़ों को अभी हमारी जो करेंसी है हम भी देते हैं। देखो SDR में क्या होता है, जब कोई देश जैसे कि पाकिस्तान कंगाल हो गया, फिर श्रीलंका कंगाल हो गया, उधर अफगानिस्तान और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कंगाल होते जा रहे हैं। तो जो है कोई देश को बचाए रखने के लिए IMF जो है वो उन्हें कर्ज देता है, लेकिन वो अपनी बहुत सारी बातें रखता है कि ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी वो कर्ज देता है। कौन? IMF। तो इसमें जो है अगर इंडिया को शामिल होना है तो सबसे ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस खूब दिखाना पड़ेगा, चाहे वो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि इंडिया एक बड़े मार्केट के रूप में सभी देशों के लिए है। तो इंडिया एक बड़े मार्केट के रूप में, तो इसलिए इस चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब ये 2030 तक थर्ड सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, तो उस समय तक हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये भी जो रूपीस होगी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकती है। तो जो है आपकी गुड इकोनॉमी। और जब हम फॉरेन करेंसी मतलब हमने किसी देश से ट्रेड करना हुआ, कोई चीज़ मंगाना हुआ, जैसे हमें यूरिया मंगाते हैं या फिर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमें जो है जो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम रूपीस और जिस देश से करेंगे जो है उसमें एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये फॉरेन करेंसी की जो है आप जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में आपका गोल्ड भी होता है। जितना RBI क्या करती है, जितने पैसों को क्या करती है, जितने पैसे जो है जितना डॉलर गोल्ड ये सब रखती है, इस सब को फॉरेक्स रिजर्व में रखा जाता है। हालांकि हमारा फिजिकल डिफिसिट अभी काफ़ी है और उसको देखते हुए इतना जल्दी कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, हम इसे कर लेंगे। लेकिन अभी हम फिजिकल डिफिसिट से होकर चल रहे हैं। तो देखो हम रसिया से हम जब तेल मंगा रहे थे तो हमने कहा कि हमें डॉलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रूबल में करो बिजनेस। क्योंकि रसिया हमारा एक अच्छा मित्र राष्ट्र रहा है, अच्छा नेशन रहा है हमारे उसका। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं इंडिया में स्टार्टअप जो है काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 3rd नंबर का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप ग्रो करने वाला इंडिया कंट्री बन गया है। लेकिन स्टार्टअप पर एक निगेटिव चीज़ें भी रही हैं कि इस पर 28-30% लगा दी गई हैं। जो स्टार्टअप पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इन टैक्स को देखते हुए लोग घबराते हैं स्टार्टअप करने से कि जब इतना ही टैक्स दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से मैं ये आशा रखता हूँ कि जो
स्टार्टअप पर इस सब पर इतना टैक्स लगा रखे हैं, इसको ख़त्म ही कर दें अभी, ना के बराबर 10-5% कर दें कि जिससे लोगों के बीच मोटिवेशन हो और हमारे देश को स्टार्टअप यानी नौकरी लेने वाले ना मिले, नौकरी देने वाले मिले। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो उन तक पहुँचती है, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उन तक अगर पहुँचती है तो ये जो टैक्स इतना बढ़ा रखे हैं, जिससे ये आप जानते ही हैं कि बजट आता है तो ये कमाने के साधन ढूंढते हैं, तो इससे ये न्यू कंपनियां अपनी ओपन करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी करें और जो है उनका एक टारगेट दें और उस पर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, ना कि स्टार्टअप पर 30-40% लगाने से कुछ हो जाएगा, कोई करना ही नहीं चाहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन रूपी विल बी थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, यानी ये थर्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है हम इंडियन के लिए और हमारे देशवासियों के लिए, और इसी के साथ शुभकामनाएं देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें गर्व हो, हमें प्राउड हो अपने नेशन पर, अपने चीज़ों पर कि आज हम इंडियन इतना जनसंख्या रख करके भी यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है, फिर इन डाइवर्सिटी को देखते हुए भी नंबर 1 पॉपुलेशन रखने वाले हो गए, फिर भी हम थर्ड पर हैं। चाइना ने इस और प्रोडक्शन हमें बहुत करना होगा, प्रोडक्शन इसीलिए जो है जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम चलाई थी, जिससे कि हमारी देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अगर हम ग्रो करेंगे तो अभी हमारे देश का क्या होगा, ग्रो होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज हम ग्लोबलाइज की ओर बढ़ जा रहे हैं, हमारा इंडियन रुपीस ग्लोबलाइज होता जा रहा है, हमें बड़ी खुशी है, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम एक इंडियन हैं और जो है हमारे नेता या हमारे जो है मोदी जी या कोई भी हो, आने वाला कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इसी प्रकार हमारे देश को बढ़ाए। बस इन्हीं से बातों के साथ मैं अपने वर्ड को विराम दे रहा हूँ और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितना लोग हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और इस पर विजिट करें, और आने वाले समय में हम कोचिंग भी खोलेंगे, तो उन जो है चीज़ों को देखते हुए आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की न्यूज़ कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।